हाँ, क्या दिया? प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, यहीं से करना है, यकीन है तुमको? चलो रिवाइज करो। सेक्शन 32 क्या था? सेक्शन 32 में बोलो। हाँ, तो कौन प्रेजेंट कर सकता है डॉक्यूमेंट को? बोलो। 3 जने पढ़े थे अपन ने। पहला क्या? एक पर्सन जो डॉक्यूमेंट को क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है, वो कर सकता है। दूसरा क्या था? न्यायवाच, रिप्रेजेंटेटिव और असाइन कर सकता है। तीसरा इनका एजेंट कर सकता है। बट एजेंट को क्या देनी पड़ेगी? पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगी कि नहीं देना पड़ेगी? हाँ, पक्का। और क्या देना पड़ेगा? न्यायवाच नहीं। सेक्शन 33 हमने देखा था कि पावर ऑफ अटर्नी कौन सी वाली लगेगी? स्पेशल वाली लगेगी। जनरल पावर ऑफ अटर्नी चलेगी क्या? नहीं चलेगी। पढ़ा था ना अपन ने, है ना? एक मिनट बस ये एडजस्ट कर लो, फिर अपन चालू करते हैं। चलो, सेक्शन 49 क्या पढ़ा था? बोलो। हाँ, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। हाँ, तो एक डॉक्यूमेंट जिसका रजिस्ट्रेशन क्या है? कंपलसरी। कौन से सेक्शन के हिसाब से? 49 के हिसाब से। और क्या नहीं कराया जाता उसका? तो पहला क्या पढ़ा था अपन ने? हाँ, तो जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या है वो डॉक्यूमेंट, वो उसे अफेक्ट नहीं करेगा। यही था पहला पॉइंट। दूसरा क्या था? एडॉप्टेशन भी वैलिड नहीं होगा, है ना? तीसरा क्या था? एविडेंस के रूप में भी रिसीव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें यहां से पढ़ना था। क्या हेडिंग दिया? बोलो। नहीं, ये बात वापस से बोलो। क्या समझ में आ रहा हेडिंग से? हाँ, अच्छी हिंदी की है। कब ऑपरेटिव होगा? मतलब कि जब रजिस्टर्ड होगा। चलो देखते हैं, है ना? अब हमारे पास ये 3 सेक्शंस हैं, 47, 48 एंड 50, है ना? कितने सेक्शंस है अपने पास? 49 पढ़ चुके हैं ना अपन। 49 में पढ़ा था इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, वो अपन ने पढ़ लिया था, है ना? अब कौन कौन सा सेक्शन अपने पास? 47 है, 48 है, और कौन सा है? 50 है। ठीक है, चलो देखो क्या दिया गया है। अब अगर सेम प्रॉपर्टी है, सेम पर्सन है, और उसने अपनी प्रॉपर्टी के लिए 2 ट्रांजैक्शन किए हैं। ठीक है, क्या मतलब? जैसे शर्मा जी हैं, शर्मा जी के पास क्या है? एक हाउस प्रॉपर्टी जो उन्होंने सेल कर दी। किसको? वर्मा जी को। कब की? 10 मार्च को। ठीक है, फिर शर्मा जी ने वही हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दी। किसको? चोपड़ा जी को। कब? 2 मई को। क्या सेम प्रॉपर्टी है? हां। क्या सेम ट्रांसफरर है? हां। एंड सेम पर्सन ने सेम प्रॉपर्टी क्या कर दी है? 2 या ज्यादा पर्सन के फेवर में ट्रांसफर कर दी है। पहले उसने 10 मार्च को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी। किसको? वर्मा जी को। फिर वही प्रॉपर्टी उसने 2 मई को ट्रांसफर कर दी। किसको? चोपड़ा जी को। तो क्या सेम प्रॉपर्टी है? जवाब दो, बेटे मत रो। क्या सेम प्रॉपर्टी है? हाँ, सेम प्रॉपर्टी है। क्या सेम पर्सन है? बोले हाँ। ट्रांसफरर दोनों के केस में कौन है? शर्मा जी। सेम प्रॉपर्टी है? बोले हाँ, वही हाउस प्रॉपर्टी है। एंड ट्रांजैक्शन कितने हैं? 2। एक बार उसने वो प्रॉपर्टी किसको भेज दी?
एक बार प्रॉपर्टी किसको बेच दी? चोपड़ा। तो प्रॉपर्टी किसकी होगी? वर्मा जी की कि चोपड़ा जी की? वो अपन देख रहे हैं। आप क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, आप आंसर फ्रेम कर रहे हो आपके माइंड में, बहुत अच्छा कर रहे हो, करना भी चाहिए। बट क्वेश्चन समझ में आया अपने को कि क्या पूछने की कोशिश की गई है? हाँ, चलो वापस से लेते हैं एक बार। क्या बोला है? सेम प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड बाय सेम पर्सन इन फेवर ऑफ टू और मोर पर्सन। दो अलग अलग ट्रांजेक्शन है, तो ट्रांसफरी यहां दो है, तो प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? जैसा हमने बोला कि शर्मा जी ने अपनी इंदौर वाली हाउस प्रॉपर्टी सेल कर दी। किसको? वर्मा जी को। कौन सी डेट पर? अब जैसे ही वर्मा जी को प्रॉपर्टी क्या हुई है? सेल। तो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? तो क्या शर्मा जी उसे बेच सकते हैं? नहीं। लेकिन फ्रॉड ऐसे ही तो होते हैं, नहीं, फ्रॉड ऐसे ही तो होते हैं। तो शर्मा जी ने क्या किया? फिर वही हाउस प्रॉपर्टी किसको बेच दी? चोपड़ा जी को। कौन सी डेट पर? 2 मई को। अब वर्मा जी बोल रहे हैं मैंने ये प्रॉपर्टी कब खरीदी? 10 मार्च को, तो प्रॉपर्टी मेरी है। चोपड़ा जी बोल रहे हैं मैंने ये प्रॉपर्टी कब खरीदी? 2 मई को, तो प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है। अब वर्मा जी ने प्रॉपर्टी कब खरीदी? 10 मार्च को, और उन्होंने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया 18 मई को। यार 4 महीने में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हमने पढ़ा था। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन कब तक करवा लिया? 18 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया। कोई डाउट इसके अंदर? एंड जो चोपड़ा जी हैं जिन्होंने प्रॉपर्टी कब खरीदी, इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया 3 मई को। मतलब चोपड़ा जी का रजिस्ट्रेशन कब से है? 3 मई से, और वर्मा जी का रजिस्ट्रेशन कब से है? 18 मई से। तो दोनों ही रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गए हैं। तो किसे पहला राइट मिलेगा? प्रॉपर्टी किसकी होगी? क्वेश्चन समझ में आया? अब अपन आंसर पे आ सकते ना? वापस से लास्ट टाइम, एक ही प्रॉपर्टी है एंड सेम प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है 2 या ज्यादा पर्संस के फेवर में। बोलो, सेम प्रॉपर्टी क्या की गई है बेटा? ट्रांसफर की गई है। किसके? 2 या ज्यादा पर्संस के फेवर में। तो किसको राइट मिलेगा? ठीक है। तो इसका रजिस्ट्रेशन कब से है? इसका रजिस्ट्रेशन कब से है? तो आपके हिसाब से किसको मिलेगा? हाँ, नहीं, लॉ यही बोल रहा है क्या कि डॉक्यूमेंट ऑपरेटिव कब से होता है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेटिव कब से होता है? ऑपरेटिव मतलब इफेक्टिव कब से होगा? इफेक्टिव मतलब जिस पर्सन ने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी एक्वायर की है, जिस पर्सन ने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी एक्वायर की है, उसे प्रॉपर्टी मिलेगी कौन सी डेट से? बोले क्या मतलब? बोले एग्जीक्यूशन की डेट से मिलेगी या रजिस्ट्रेशन की डेट से मिलेगी। तो इस रिलेशनशिप में सेक्शन 47 ये बोलता है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेटिव होता है कौन सी डेट से? एग्जीक्यूशन की डेट से, रजिस्ट्रेशन की डेट से नहीं। क्या मतलब? भले ही इसने 18 मई को रजिस्ट्रेशन कराया हो, बट इसका राइट कौन सी डेट से पक्का माना जाएगा? 10 मार्च से ही। इसका 18 मई का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से है? 10 मार्च से। इसका 3 मई का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव कब से है? 2 मई से। आप समझे मेरी बात? फिर हेडिंग समझो। क्या हेडिंग दिया है? क्या समझ में आया इस हेडिंग से? समझाओ मुझे। कि एक तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन की डेट से ऑपरेटिव नहीं होता है, वो एग्जीक्यूशन की डेट से ऑपरेटिव होता है। ठीक है, बोलो बेटा क्या बोला है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या लिखा है? पढ़ें। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट shall operate from the time from which would have commenced to operate if no registration thereof had been required। कि अगर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती, अगर रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं होती, तो वर्मा जी का डॉक्यूमेंट 10 मार्च से इफेक्टिव हो जाता। रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती तो इसका 2 मई से हो जाता।
नहीं, तो ये कौन सी डेट आई? डेट ऑफ। तो माइंड सेट कर लें, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन की डेट से इफेक्टिव नहीं होता है, वो कब से इफेक्टिव होता है? एग्जीक्यूशन की डेट से। तो भले ही मैंने रजिस्ट्रेशन कब कराया है? 18 मई से, बट मेरा राइट कब से प्रोटेक्टेड माना जाएगा? 10 मार्च से। चोपड़ा जी ने रजिस्ट्रेशन कब कराया है? 3 मई को, बट इनका राइट कब से प्रोटेक्टेड माना जाएगा? 2 मई को। तो पहला राइट किसका बन गया? वर्मा जी का। पहला राइट किसका बन गया? तो फिर प्रॉपर्टी किसकी मानी जाएगी? वर्मा जी की। किसकी नहीं? चोपड़ा जी की नहीं, भले ही उनका रजिस्ट्रेशन पहले हुआ था और वर्मा जी का रजिस्ट्रेशन बाद में हुआ। इलीगल होता ना बेटा, 2 बार नहीं कर सकते। भाई शर्मा जी ने अगर प्रॉपर्टी किसको सेल कर दी? वर्मा जी को, तो उन्हें और किसी को भी ये बेचने का राइट नहीं है। बट बेटा फ्रॉड कैसे होते हैं? ऐसे ही तो होते हैं। फ्रॉड कैसे होते हैं? ऐसे ही होते हैं। अब इनमें से एक डॉक्यूमेंट जेन्युइन है जिसमें फ्रॉड नहीं हुआ है, एक में क्या हुआ है? फ्रॉड। तो मैं क्या मानूं, वर्मा जी के साथ फ्रॉड हुआ है कि चोपड़ा जी के साथ हुआ है? तो फिर मैंने क्या बोला कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कब से ऑपरेटिव होता है? डेट ऑफ एग्जीक्यूशन से। जब 10 मार्च को ही प्रॉपर्टी किसकी हो गई, तो क्या शर्मा जी बेच सकते थे क्या? नहीं। फिर भी उन्होंने बेचा, मतलब उन्होंने क्या किया है? फ्रॉड किया है। और अगर उन्होंने क्या किया है? फ्रॉड, तो इन्हें प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ये फ्रॉड का केस करें शर्मा जी के अगेंस्ट, प्रॉपर्टी तो कौन ले जाएंगे? वर्मा जी। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि चोपड़ा जी को रेमेडी नहीं, बट प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी उनको। उनके साथ क्या हुआ है? फ्रॉड का केस करो आप, आईपीसी में जाओ केस करो, मना थोड़ी करे। बीएनएस में जाओ, आईपीसी भी नहीं, सॉरी। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ू मैं, फिर से आओ। क्या बोल रहे हैं अपन? ये पॉइंट समझ में आ गया पहला, कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कब से ऑपरेटिव होता है? कब से नहीं? तो रजिस्ट्रेशन पास्ट की डेट से इफेक्टिव होता है, यही कहा मैंने? नहीं, रजिस्ट्रेशन कब हुआ? वो पास्ट क्या है? 10 मार्च। तो ये 18 मई की हरकत 10 मार्च से इफेक्टिव हो गई मेरी, यही कहा ना मैंने, यही समझा ना आपने? चलो अब देखो क्या कहा है, क्या है? सेम प्रॉपर्टी। क्या है? सेम पर्सन। कितने ट्रांजैक्शन हैं? तो फिर कौन सा इफेक्टिव होगा? अब इसमें 3 सिचुएशन कंसिडर करनी है, अभी तो एक ही की है। सेक्शन 47 बोलता है कि वो जो 2 ट्रांजैक्शन है, दोनों के दोनों कैसे हैं? रजिस्टर्ड। सेक्शन 50 बोलता है एक रजिस्टर्ड है, दूसरा कैसा है? अनरजिस्टर्ड। सेक्शन 48 बोलता है एक रजिस्टर्ड है और दूसरा कैसा है? ओरल ट्रांजैक्शन। आप समझे मेरी बात? क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ये, कि भाई जो 2 अलग अलग ट्रांजैक्शन है ना, हम 3 सिचुएशन को कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों के दोनों कैसे हैं? रजिस्टर्ड। तो कौन सा इफेक्टिव होगा? एक रजिस्टर्ड है, एक अनरजिस्टर्ड है, तो कैसे होगा? एक रजिस्टर्ड और एक तो कैसा है? ओरल, तो कैसे होगा? तो 47 हमने सबसे पहले लिया, क्या? हाँ, वापस से पढ़ो, क्या बोला है? बिटवीन, हाँ, कि दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट कैसे हैं? अगर रजिस्टर्ड है ना, जो 2 ट्रांजैक्शन हुए ना, एक जेन्युइन है एक फ्रॉड है, बट दोनों के दोनों कैसे हैं? रजिस्टर्ड। तो कौन सा जेन्युइन मानोगे, कौन सा फ्रॉड मानोगे? तो इसका आंसर 47 में यही बोला है, क्या? कि भाई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या होता है? बिटवीन 2 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, जो डेट ऑफ एग्जीक्यूशन है वो आपकी क्या डिसाइड करती है? प्रायोरिटी। तो ऑफ द 2 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट executed by same person in respect of same property to 2 different person, 2 different time, the one which is executed first gets priority over other. Although बाद वाला जो है वो क्या हुआ था? पहले रजिस्टर्ड हुआ था। बाद वाला पहले रजिस्टर्ड हुआ था, मतलब वर्मा जी और चोपड़ा जी में से बाद वाला किसका है?
चोपड़ा जी का। भले उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है, पहले, तो बोले यार रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की डेट से इफेक्टिव नहीं होता है, वो तो कब से होता है, एग्जीक्यूशन की डेट। ये आंसर। के जे नाथन वर्सेस एसवी मारुति राय, ये केस याद करना आपको, नाम पते के साथ याद रखना केस को। क्या नाम है केस का, बोलो। ये समझ में आया अपने को, है ना। तो लास्ट टाइम ले रहे, कौन सा सेक्शन पढ़ा अपन ने, सबकी आवाज आनी चाहिए तेज, कौन सा सेक्शन है, क्या बोल रहा है कि जो shall operate from the time from which it would have commenced to operate if, क्या मतलब निकला यहां तक कि अगर रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती तो वो कब से इफेक्टिव होता, बोले एग्जीक्यूशन की डेट से। तो अभी भी उसको कब से इफेक्टिव कर, एग्जीक्यूशन, एंड नॉट फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन। तो सिंपली अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑपरेट्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्लियर हुआ। ये केस याद रखना है, क्या नाम है केस का, हाँ क्या बोला है, एज बिटवीन टू डेट ऑफ एग्जीक्यूशन डिटरमाइंस द प्रायोरिटी, तो ऑफ द टू इन रिस्पेक्ट ऑफ टू, हाँ, तो वन विच इज गेट्स प्रायोरिटी ओवर द अदर, ऑल्दो द, क्लियर है, कोई डाउट, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, आगे बढ़ू मैं, चलो। अब कौन सा सेक्शन है, 50, कौन सा सेक्शन है बेटा, 50। क्या बोल रहा है, वही, कितनी प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, कितने पर्सन, सेम पर्सन, बट कितने ट्रांजैक्शन, एक रजिस्टर्ड है और एक अनरजिस्टर्ड। ये समझ में आया। जैसे क्या बोला, वही, कौन है अपने, शर्मा जी, उन्होंने अपनी हाउस प्रॉपर्टी क्या कर दी, सेल, किसको, वर्मा जी, कौन सी डेट पर, वर्मा जी ने क्या नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन, मतलब उनका डॉक्यूमेंट कैसा है, अनरजिस्टर्ड। फिर उन्होंने वही प्रॉपर्टी सेल कर दी, किसको, चोपड़ा जी को, कौन सी डेट पर, चोपड़ा जी ने क्या करवा लिया। अब आपके पास कितने डॉक्यूमेंट हैं, एक क्या है, एक क्या है, रजिस्टर्ड किसका है, अनरजिस्टर्ड किसका है, बताओ क्या इफेक्टिव होगा, कौन सा डॉक्यूमेंट प्रायोरिटी मिलेगी, कौन सा वैलिड माना जाएगा, हाँ, नहीं, आज देखना पड़ेगा ना बेटा, आज किसको राइट दूं मैं, वर्मा जी को, क्यों, चलो अब आपके लॉजिक के हिसाब से चलते, सुनो अभी गलत बोला आपने, मत लिखना कुछ भी, आपके लॉजिक के हिसाब से चलते हैं कि किसको राइट दे दें, वर्मा जी को, आपने ये बोला, किसको नहीं दे, चोपड़ा जी को, जबकि वर्मा जी का कैसा है, अनरजिस्टर्ड, चोपड़ा जी का कैसा है, चलो अब कोर्ट में डिस्प्यूट हो जाएगा, भाई डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, कोर्ट, क्योंकि चोपड़ा जी बोल रहे हैं प्रॉपर्टी मेरी, वर्मा जी बोल रहे हैं प्रॉपर्टी मेरी, दोनों के बीच में क्या हो गया बेटा, डिस्प्यूट, डिस्प्यूट सॉल्व करने कहां जाएंगे, कोर्ट, कोर्ट में क्या देना पड़ेगा, जिसमें वर्मा जी बताएं कि प्रॉपर्टी उनकी क्यों है, जिसमें चोपड़ा जी बताएं प्रॉपर्टी उनकी क्यों है, एविडेंस देना पड़ेंगे ना। चलो एविडेंस में वर्मा जी क्या देंगे, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट किया ना उन्होंने, बट वो कैसा है, और 49 क्या पढ़ा हमने, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को तो कोर्ट एविडेंस में ही नहीं लेगा, क्या पढ़ा 49, तो वर्मा जी कौन सा डॉक्यूमेंट लाए, जो, तो कोर्ट इसे मान ही नहीं रहा है, और चोपड़ा जी कौन सा डॉक्यूमेंट लाए, जो कोर्ट इसे मान रहा है, और अगर कोर्ट इसे, तो किसको राइट मिलेगा, चोपड़ा जी। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ऑलवेज प्रिवेल ओवर एनी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो कौन रजिस्ट्रेशन कराएगा फिर, भाई अगर आपने बोल दिया हर बार आंसर किस पे देना है, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन पर,
तो फिर क्यों कराएंगे चोपड़ा जी भी रजिस्ट्रेशन यार? आपको समझ में आया? तो भाई इनका राइट तो लीगली रिकॉग्नाइज्ड है क्योंकि इनके नाम से रजिस्ट्रेशन है। और हमने बोला रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्या करता है? प्रिवेल करता है। किस पे प्रिवेल करता है? अनरजिस्टर्ड पर। तो इसको प्रायोरिटी मिलेगी किसके ऊपर? इसके ऊपर। एंड वैसे भी वर्मा जी जो एग्रीमेंट लेकर आएंगे, कोर्ट देखेगा वो एग्रीमेंट कैसा है? अनरजिस्टर्ड। और सेक्शन 49 हमने पढ़ा था कल ही कि अनरजिस्टर्ड है तो मैं उसे एविडेंस में लूंगा ही नहीं। और अगर मैं उसे एविडेंस में नहीं लूंगा तो वर्मा जी के पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि उनने प्रॉपर्टी खरीदी। प्रूफ केवल किसके पास है? चोपड़ा जी के पास। तो प्रॉपर्टी किसकी? चोपड़ा जी की। स्वाति समझा? हाँ हाँ, ये टॉपिक, ये केस समझा। हाँ हाँ, लॉजिक समझ में आया इसका? क्या लॉजिक बताया मैंने? क्योंकि डिस्प्यूट हो गया तो कहां जाओगे? 47 की सिचुएशन अलग है बेटा, बार बार मैं यही बोल रहा हूं। 47 में दोनों डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हैं। जब दोनों रजिस्टर्ड हैं तो एग्जीक्यूशन प्रायोरिटी डिसाइड करेगा। मैं 50 में क्या बोल रहा हूं? एक रजिस्टर्ड है और एक क्या है? दोनों सिचुएशन सेम है ही नहीं। मैंने बार बार यही तो बोल रहा हूं बेटा। 47 में क्या बोला मैंने? यहां वर्मा जी ने भी रजिस्ट्रेशन कराया, यहां चोपड़ा जी ने भी। तो फिर एग्जीक्यूशन किसका पहले वो देख लो। बट जब दोनों डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कौन सा लगेगा? 50। फिर 47 नहीं लगेगा। और 50 क्या बोल रहा है? रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रिवेल करेगा किस पर? अनरजिस्टर्ड। हाँ, कितना टाइम है? 4 महीने। फिर तो ये पोजीशन है ना? बट अगर आपने 4 महीने में क्या करवा लिया तो फिर 47 पे शिफ्ट हो जाएगा ना मैटर, 50 पे खा। फिर तो दोनों डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड हो गए। सपोज अभी तक किसने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया? वर्मा जी ने। तो राइट किसको मिल जाएगा? चोपड़ा जी को। लेकिन चोपड़ा जी ने केस किया कि प्रॉपर्टी मेरी है। अब वर्मा जी को मालूम है कि उनका डॉक्यूमेंट कैसा है? अनरजिस्टर्ड। अगर वो कोर्ट गए तो उन्हें कुछ मिलने वाला? करवा लिया उन्होंने फट से जाके रजिस्ट्रेशन। अब 50 लग ही नहीं रहा है। अब क्या लग रहा है? 47 लग रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? रजिस्टर्ड। और अगर दोनों के दोनों क्या है तो एग्जीक्यूशन विल डिसाइड प्रायोरिटी। क्लियर हुआ? आप सिचुएशन के हिसाब से चलो भाई। यहां हम मान रहे हैं 50 लग रहा है क्योंकि एक क्या है और दूसरा क्या है? अनरजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड प्रिवेल करेगा अनरजिस्टर्ड पर। बट अनरजिस्टर्ड वाले ने क्या करा लिया अपना? तो 50 लग ही नहीं रहा क्योंकि दोनों रजिस्टर्ड हो गए। तब क्या लग गया? और 47 तो बोल रहा है। फिर एग्जीक्यूशन देख तो खत्म। तो आप जो पूछ रहे थे वो भी क्लियर हो गया आपको भी क्लियर हो गया। बस सिचुएशन के हिसाब से चलो। आगे बढ़ू मैं, है ना? चलो नोट्स के हिसाब से देख लो आपका एक बार। तो क्या बोला? ये रहा क्या? सर्टन रिलेटिंग टू लैंड विच विल अगेंस्ट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स। यह आया समझ में? अब बेटा इसके दो एक्सेप्शन है। अभी मैंने सिंपल बताया, अब इसके क्या है? दो एक्सेप्शन। ध्यान से समझना। चोपड़ा जी उन्होंने लीज पर दी अपनी हाउस प्रॉपर्टी भल्ला जी को। सीजी मतलब हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, चोपड़ा जी उन्होंने लीज पर दी अपनी। किसको? कब? कितने महीने के लिए? क्या रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है? लीज कितने महीने की है? कौन सी लीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है? या तो 12 महीने से ज्यादा हो या रिजर्विंग
ईयरली रेंट हो या ईयर टू ईयर वाली हो। अरे 3 लीज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी देखा था ना, कौन कौन सी बोलो। पहला कौन सी थी, एक्सीडिंग 1 ईयर, क्या ये एक्सीडिंग 1 ईयर है, नहीं। दूसरी कौन सी थी, ईयर टू ईयर, ईयर टू ईयर है क्या, नहीं। तीसरी कौन सी थी, रिजर्विंग ईयरली रेंट, वो भी है क्या, नहीं। तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, बोलो। तो इसका डॉक्यूमेंट कैसा है, क्यों, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। भल्ला जी ने क्या नहीं करवाया, क्यों, तो क्यों कराऊंगा मैं, नहीं कराया। अब चोपड़ा जी ने वही प्रॉपर्टी बेच दी गुप्ता जी को, जी बोले तो गुप्ता जी को बेच दी। कब बेची, एंड गुप्ता जी ने क्या करवा लिया, सेम क्वेश्चन, एक अनरजिस्टर्ड एक रजिस्टर्ड, क्या प्रिवेल करेगा। तो हमने यही बोला कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रिवेल करता है किसके ऊपर, अनरजिस्टर्ड के ऊपर। यही बोला ना अपन ने, क्या प्रिवेल करता है किसके ऊपर, अनरजिस्टर्ड के ऊपर रजिस्टर्ड प्रिवेल करता है, ये बोला अपन ने। फिर एक्सेप्शन बोल रहा है, बोले अनरजिस्टर्ड क्यों था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं। अनरजिस्टर्ड क्यों था, क्योंकि, तो फिर एग्जीक्यूशन पर आ जाओ तुम, तो फिर काय पे आ जाओ बेटा। अरे यार जब रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है तो मैं क्यों कराऊंगा यार। अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता और मैंने नहीं कराया होता तो मुझे 49 के कॉन्सिक्वेंसेस बियर करना पड़ते यार। बट जब रजिस्ट्रेशन ही कंपलसरी नहीं है तो मैंने नहीं कराया तो फिर एग्जीक्यूशन की डेट डिसाइड करेगी। एग्जीक्यूशन किसका पहला है, 19 फरवरी। इससे 11 महीने तक तो आप इससे पोजीशन नहीं ले सकते, उसके बाद ही गुप्ता जी को मिलेगा। हाँ तो मैं बता रहा हूं बेटा, मैं सब बता दूंगा, चिंता मत कर। फिर भी नहीं बताऊं तो पूछ लेना, सिचुएशन के हिसाब से चलना। मैंने एंड में क्यों नहीं बताया कल, इसको समझ में आ रहा ना तुमको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, पूछते हैं क्वेश्चन इस पर, और थोड़ा समझना पड़ेगा अपना को। इसलिए अपन ने लास्ट में दूसरे टॉपिक कर लिए थे, इसको छोड़ दिया था कि अपन नेक्स्ट डे अपन फ्रेश माइंड से करेंगे इसको। ये समझ में आया। तो 2 रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो कौन प्रिवेल करता है हमेशा, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के बेसिस पर जो पहला। एक रजिस्टर्ड है और एक, तो हमेशा कौन प्रिवेल करेगा, रजिस्टर्ड। बट इसके कितने एक्सेप्शन है, पहला अनरजिस्टर्ड इसलिए था क्योंकि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, तो फिर डेट ऑफ प्रायोरिटी एग्जीक्यूशन के बेसिस पर डिसाइड होगी। यह आया समझ में, पक्का बोलो। चलो गुप्ता जी के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, उनके पास क्या है, उसकी रजिस्ट्री, मतलब रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है। अब भल्ला जी ने बोला नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी है, दोनों के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट सॉल्व करने कहां गए, कोर्ट। कोर्ट क्या देगा अपना डिसीजन। कितने तरह का होता है, 2, डिक्री और ऑर्डर। अब रजिस्ट्री किसके नाम से थी, गुप्ता जी के नाम से, तो भी कोर्ट ने बोला नहीं प्रॉपर्टी किसकी है, भल्ला जी की। तो भी कोर्ट ने बोला कि प्रॉपर्टी किसकी है, हाँ भल्ला जी की। अब प्रॉपर्टी किसकी है, भल्ला जी की। इसका प्रूफ क्या है, कोर्ट बोलो। प्रॉपर्टी किसकी है, भल्ला जी की। इस बात का प्रूफ क्या है, कोर्ट। कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर। क्या डिक्री और ऑर्डर का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, नहीं कंपलसरी नहीं है, नहीं। तो भल्ला जी के पास कोर्ट की क्या है, डिक्री जो अनरजिस्टर्ड है, और गुप्ता जी के पास क्या है, रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रिवेल करता है अनरजिस्टर्ड पर। बट अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कौन सा था, अगर कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर, तो वो तो हमेशा प्रिवेल करेगा, रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो सब पर।
क्योंकि अगर कोर्ट ने बोल दिया कि प्रॉपर्टी किसकी है, भल्ला जी की, तो भले गुप्ता जी के पास क्या है, रजिस्ट्री, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अगर कोर्ट ने बोल दिया प्रॉपर्टी किसकी है, भल्ला जी की। ठीक है, तो क्या बोला, बोलेंगे एवरी, तेज आवाज निकालो बेटा, एवरी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट शैल टेक इफेक्ट अगेंस्ट, यहां तक समझाओ मुझे, क्या बोला है, हर प्रिवेल करता है किसके ऊपर, है ना, बट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट शैल ओवर एनी या अनरजिस्टर्ड लीज डीड हुज रजिस्ट्रेशन वाज नॉट कंपल्सरी। क्लियर है, आगे बढ़ू मैं, चलो। फोर्टी 47 हो गया, जल्दी से रिपीट करो, दोनों की दोनों अगर कैसे हैं तो कौन प्रिवेल करेगा, एग्जीक्यूशन वाला, फिर एक रजिस्टर्ड और एक, तो हमेशा कौन प्रिवेल करता है, बट कितने एक्सेप्शन है इसके, दो, कौन कौन सा, हाँ, एक तो कोर्ट की डिक्री या ऑर्डर, वो अनरजिस्टर्ड है तो भी प्रिवेल करेगी, और दूसरा क्या, लीज, जिसका रजिस्ट्रेशन क्या नहीं था, कंपलसरी नहीं था। यह आया समझ में। लास्ट अगेन कितने ट्रांजैक्शन है, दो, एक रजिस्टर्ड और एक ओरल, तो हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट प्रिवेल करता है किस पर, ओरल पर। बोलो क्या लिखा है, तो बिटवीन टू registered two transaction, one is and other is oral, तो how rights will be decided, तो ऑफ कोर्स पहला आंसर तो अपना यही रहेगा कि कौन प्रिवेल करेगा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, किसके ऊपर, अनरजिस्टर्ड के, ओरल के ऊपर। ठीक है, चले बोले क्या बोला है, रिलेटिंग टू, ऊपर ये चीज नहीं मिल रही थी आपको, 47 और 50 में इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है, लैंड लिखा है ना, लैंड मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, इमूवेबल प्रॉपर्टी, है ना, तो ये सब कौन सी प्रॉपर्टी के थे, इमूवेबल प्रॉपर्टी के थे, बट यहां आपको क्लियरली बोला है कि चाहे मूवेबल हो चाहे कौन सा हो, इमूवेबल, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो वो इफेक्टिव माना जाएगा किसके ऊपर, और यहीं तक समझो पहले, अनलेस फिर बताता हूं। हाँ बोलो क्या बोला, कौन सा डॉक्यूमेंट है जो वो क्या करता है, प्रिवेल करता है किसके ऊपर, ओरल एग्रीमेंट पर। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन ओरली होते हैं, राइटिंग में होते हैं, ओरल, तो क्या बोला, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी थी, कौन सी थी, और आपने ट्रांजैक्शन कैसा किया, ओरल, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी का तो मैं ओरल कर सकता हूं, लेकिन अगर आपने पोजीशन दे दिया था, अगर आपने क्या दे दिया था, तो ओरल ट्रांजैक्शन था मूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसमें क्या दे रखा है आपने, पोजीशन, बोलो, ओरल ट्रांजैक्शन है काहे का, मूवेबल प्रॉपर्टी का, जिसमें आपने क्या दे रखा है, तो फिर जिसके पास पोजीशन है प्रॉपर्टी उसी की, वही प्रिवेल करेगा, तो अनलेस बोलो फॉलोड बाय डिलीवरी ऑफ पोजीशन, एंड पोजीशन तो डिलीवरी किसका कर सकते हैं, मूवेबल का, इमूवेबल का नहीं कर सकते, विच कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड ट्रांसफर अंडर एलियन लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यह आया समझ में अपने को, तो लॉ क्या कहता है, ही हु फर्स्ट इन टाइम इज बेटर इन लॉ। मिला, ये प्रिंसिपल है कि जनरली प्रायर टू राइट्स अकॉर्डेड बाय डिफरेंट ट्रांसफर इज गवर्न बाय द प्रिंसिपल, क्या नाम है मैक्सिम का, बोलो, ये मंत्र पढ़ो पहले, मंत्र क्या है,
हाँ, क्या मतलब, जो पहले आएगा वही क्या माना जाएगा, बेटर। जिसने काम सबसे पहले टाइमली कर लिया है वो बेटर माना जाएगा। ठीक है, बट इस जनरल रूल का एक्सेप्शन दिया है कहां, 48 एंड 50 में। हो जाएगा, ये कर लोगे इसको। चलो, ये हो गया हमारा, ये भी हो गया था, ये भी कर लिए थे अपन, है ना। चलो, दो बच्चे हैं, चैप्टर खत्म करते हैं फटाफट से। क्या लिखा बोलो। हाँ, तो जब लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन। लैंड से रिलेटेड डॉक्यूमेंट का क्या हो जाता है बेटा जब, तो आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है। पहला क्या है, हाँ, तो ऑन रजिस्टरिंग एनी रिलेटिंग टू, तो रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन किसको दे देगा, सारे सब रजिस्ट्रार को, जिनकी सब डिस्ट्रिक्ट में क्या सिचुएटेड है प्रॉपर्टी। तो जैसे इंदौर रजिस्ट्रार है ना, हमने बोला था हम रजिस्ट्रेशन सब रजिस्ट्रार के पास भी करा सकते हैं और रजिस्ट्रार के पास भी करा सकते हैं। अब अगर हमने किसके पास कराया, रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार उसकी डिटेल किसको दे देगा, जितने भी सब रजिस्ट्रार हैं। बट कौन से सब रजिस्ट्रार, जिनकी सब डिस्ट्रिक्ट में प्रॉपर्टी का कोई भी पार्ट आ रहा है वहां पर। हमने बोला था ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन वही होता है जहां प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। तो इवन छोटा पोर्शन भी सिचुएटेड था तो आप वहां करवा सकते हो। बोले हाँ, करा सकते हैं। तो मालूम कैसे पड़ेगा, इंदौर में भी प्रॉपर्टी आ रही है, उज्जैन में भी प्रॉपर्टी आ रही है, और अपन ने जाके इंदौर में रजिस्ट्रेशन करा लिया और सामने वाले ने फ्रॉड करने के पर्पस से उज्जैन में करा लिया, तो क्या करूंगा फिर मैं। तो बोले एक काम कर, इंदौर वाला किसको बता देगा, फिर उज्जैन वाले को बता देगा। बोले क्या, बोले यार ये अपने दोनों के एरिया में आ रही है, तो ये देख लेना, रजिस्टर्ड हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। तो एक तो हम अपने सब रजिस्ट्रार को बताएं और दूसरा किसको, दूसरे रजिस्ट्रार को भी बता दें जहां पर भी प्रॉपर्टी का क्या आ रहा है, पार्ट आ रहा है। तो इंदौर वाला अगर उज्जैन को बताएगा तो एक रजिस्ट्रार ने किसको बताया है, दूसरे रजिस्ट्रार को। बट इंदौर वाला अपनी सब डिस्ट्रिक्ट के सब रजिस्ट्रार को बताएगा तो ये पहले वाले पॉइंट में आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा ना बेटा इसका, है ना। फिर क्या, कल पढ़ा था हमने, कितनी तरह की बुक रखता है, 5। बुक नंबर 1 क्या थी, रजिस्ट्रेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, बस उसमें एंट्री मारेंगे ना। हमने बोला था रजिस्ट्रार के पास 5 तरह की बुक होती है, सब रजिस्ट्रार के पास केवल 4 होती है। रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट ऑफ विल्स नहीं होता है, बाकी होती है। तो रजिस्ट्रार अपने यहां बुक नंबर 1 में और सब रजिस्ट्रार भी अपने यहां बुक नंबर 1 में उसकी क्या मार देगा, एंट्री। ठीक है, लास्ट क्या दिया है, हाँ, रो मत, ढंग से बोलो, क्या हेडिंग दिया है, हाँ। तो अगर डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट के फेवर में या गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूट किए हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिनको रजिस्ट्रेशन से क्या प्रोवाइड किया गया है, एग्जम्पशन। रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो खर्चा हमारा होता है नहीं, इनकम किसकी होती है, गवर्नमेंट की। बट अगर गवर्नमेंट ने ही डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया है तो गवर्नमेंट ही खर्चा कर रही है, उसी की इनकम हो रही है। एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में डाल रहे हो तो जरूरत क्या करने की फिर। आप समझे मेरी बात, क्या भाई मैंने आपको प्रॉपर्टी बेची, आप जाके रजिस्ट्रेशन कराओगे तो रजिस्ट्रेशन का खर्चा आपका, वो गवर्नमेंट की क्या हो गई, इनकम। बट अगर ट्रांजैक्शन ही गवर्नमेंट ने किया है तो खर्चा भी गवर्नमेंट का और इनकम भी, तो फिर करने से मतलब क्या है, एक जेब से निकाल के दूसरी जेब में तो पैसा रख रहा, तो कर क्या रहा, और तो रेवा दे। लॉजिक समझ में आया, पक्का। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्यूमेंट इशूड, रिसीव्ड और अटेस्टेड बाय एनी ऑफिसर एंगेज इन मेकिंग अ सेटलमेंट और एंड विच फॉर्म, तो लैंड रेवेन्यू जो है, जो गवर्नमेंट मेंटेन, ये याद ही करना है बेटा, मैं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत समझा रहा हूं बट ये याद ही करना है डॉक्यूमेंट, है ना। तो लैंड रेवेन्यू का सेटलमेंट कौन करती है, गवर्नमेंट।
कलेक्टर करता है, तो फिर वो पे नहीं करेगा स्टाम्प ड्यूटी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या? तो लैंड वगैरह के सर्वे करती है ना गवर्नमेंट कि कितना एरिया है, कौन से एरिया में आ रहा है, कितना स्क्वायर फीट है, फिर उन्हें इशू करवा देती है। तो उनका भी क्या नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। फिर क्या? पटवारी समझते हो, गांव में होता है ना, वो गांव का एक तरह से कलेक्टर होता है। डिस्ट्रिक्ट में होता है कलेक्टर नहीं, इससे बोला जाता है देश का राजा कौन है? प्रेसिडेंट। स्टेट का राजा कौन है? गवर्नर। जिले का राजा कौन है? कलेक्टर। गांव का राजा कौन है? पटवारी। आप समझे मेरी बात, है ना? तो अगर पटवारी के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए गए हैं, गांव का रिकॉर्ड्स वगैरह बनाया गया है पटवारी के द्वारा, तो उसका भी क्या नहीं होता है बेटा? रजिस्ट्रेशन। फिर क्या है? सनद है, इनाम है, पढ़ो पढ़ो। एविडेंस, ग्रांट्स, असाइनमेंट बाय गवर्नमेंट ऑफ लैंड। तो अगर गवर्नमेंट जमीन दे देती है किसी को ग्रांट के रूप में, ग्रांट मतलब डोनेशन, तो फिर उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाने की नीड नहीं है। लास्ट क्या? ये तो बेटा ऐसे ही याद करना, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा, तुम्हारे काम की है भी नहीं। ठीक है, हो जाएगा, ये कर लोगे अच्छे से। चलो अब है ना, इसमें आईएमपी हाथ क्या टिक करा लो, जिस पे तुम्हें ध्यान लगाना है। जो छोड़ना है मैं वो बता रहा हूं, जो आईएमपी वो बता रहा हूं, उसी को याद कर लो। बाकी चीजें छोड़ भी दोगे तो चलेगा। वैसे भी टू बी वेरी फ्रैंक, नोट्स में मैंने वो काफी सारी चीजें हटा दी जो बिल्कुल काम की नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% कवर है इसमें, बट जितना कवर है एग्जाम के पर्पज से 100% है कि आराम से कर सकते हो उसको, उससे एग्जाम आराम से निकल जाए, इसके बाहर नहीं आएगा पेपर, ये भी गारंटी। ठीक है, तो ये तो छोटा ही चैप्टर है, पूरा कर लो। देखो जो बड़े चैप्टर होते हैं ना, उसमें छोड़ने का फिर भी होता है, छोटे चैप्टर में तो कर ही लेना चाहिए, बट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या वो मैं बताता जा रहा हूं। जैसे सेक्शन 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18 बहुत इंपॉर्टेंट है ना। फिर प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सेक्शन 32, 23A, 49। बेटा छोटे चैप्टर में छोड़ने का नहीं होता है। देखो मैं अननेसेसरी रिस्क लेने की नहीं बोलूंगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट वाले बता रहा हूं। हाँ तुम ये छोड़ दो भले, कंपलसरी फिक्सिंग ऑफ फोटोग्राफ ये छोड़ दो भले, है ना। री रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिस्क ले सकते हो, उसको छोड़ दो। डिपॉजिट ऑफ विल भी छोड़ सकते हो। 49 बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्टी 47 बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ तीनों ही कर लो, बट 47 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों के कंपैरिजन। ड्यूटीज एंड पावर का रिस्क ले सकते हो, छोड़ सकते हो उसको, इसको भी छोड़ सकते हो, इनका रिस्क ले सकते हो, है ना। प्रोसीजर भी रिस्क ले सकते हो, छोड़ सकते हो, बट ये याद करना, हाँ ये याद करना लास्ट वाला जो। ठीक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, ECIPL स्टार्ट करते हैं अपन।